ओके, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला हमें बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सेकेंड एलिमिनेशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो फिफ्थ वन भी आजकल हम लोग बात करते हैं आइसोमराइजेशन। बट मेनली हम चार ही पकड़ के चलते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओके, रीअरेंजमेंट एंड आइसोमराइजेशन। कभी कभी है कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में होता क्या है पता है आपको? क्या होता है एडिशन रिएक्शन? तो डिस्कशन करते रहो, हाँ, बोलते रहना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पूछिए। नहीं आता है तो बताइए कि नहीं आता है, बट ऐसे चुप बैठ के काम नहीं होगा ना, रिएक्शन भी होगा ही नहीं। हाँ? पता है आपको एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, दो चीजें, दो कंपाउंड। ओके, तो सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सब्सटेंस सी। इसमें डी बनता ही नहीं है। ओके, टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन, उसे हम एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में नो साइड प्रोडक्ट्स, नो साइड प्रोडक्ट्स। ओके, नो साइड प्रोडक्ट जनरली का एका दुका एग्जांपल हो सकता है। अगर लाख रिएक्शंस होंगे तो उसमें एका दुका रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें साइड प्रोडक्ट बनता होगा एडिशन में, बट जनरली नहीं होता। एडिशन का नाम ही है एडिशन प्रोडक्ट। अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? एलिमिनेशन की बात करूं तो ए जो रिएक्शन, ए रिएक्टेंट है ना, उससे आपको क्या मिलेगा? बी प्लस सी मिलेगा। गॉट इट? अगर एक बंदा था उसके लिए दो टुकड़े हो गए। समझ में आता है? ओके, तो इसमें आपको डेफिनेटली साइड प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये तो उसका काम है, साइड प्रोडक्ट। ओके, विल फॉर्म, ये तय है ना, साइड प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले केस में दो चीजें मिक्स हुई थी, अब क्या हो रहा है? एक टूट के दो में बन रहा है। okay? उसको हम डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, एक्चुअली इलिमिनेशन के थ्रू होता है तो हम उसे इलिमिनेशन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि ए एक्स अगर है मेरे पास कोई कंपाउंड है तो उसका एक्स वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग डी वाई, तो ए एक्सचेंज ऑफर की तरह होगा। इसमें क्या होगा? अभी ए वाई बनेगा और प्लस बी एक्स बनेगा, एक्सचेंज की तरह ना, सब्स्टिट्यूशन, एक्सचेंज। समझ में आया कि नहीं? गॉट इट? इजी में समझ में आ रहा है कि बेटा कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ, जो भी है। नहीं समझा? हेलो सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा कि नहीं समझा? यस सर, गॉट इट। गॉट इट ना? हाँ, तो अब रीअरेंजमेंट में क्या होगा? जैसे कि ए है, बी है और सी है, ए बी सी नाम का पूरा बड़ा कंपाउंड है, और हम क्या करेंगे? इसमें कुछ कंडीशंस हीट करके या केमिकल कंपाउंड डाल के उसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे। अब क्या होगा? इट विल बी ए सी और ये बी हो जाएगा। तो जब उसकी जगह, मतलब उसका जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। ओके, और आइसोमराइजेशन जो है, कोई स्ट्रेट कार्बन चेन का कंपाउंड होगा उसको ब्रांच कर देंगे। ओके, तो मैं अगर वो से ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन बना दिया, तो ऐसे केस में उसे हम आइसोमराइजेशन कहते हैं, बट वो काफी रेयर है, अपने सिलेबस पे है नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये चार रिएक्शंस मेनली है, उसमें से ऑलरेडी हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 ऑलरेडी कवर किया है एक बैच में, दूसरे बैच को बाकी है वो भी हम कवर करा देंगे। आज हमारा टारगेट ये है, वी हैव टू गो फॉर दिस रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब एलिवेशन रिएक्शंस जो होती है ना वो there are two type of mainly elevation reaction. One is E1, second is E2. एक E1 है और एक E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है. लेकिन दूसरा और भी आता है आजकल एग्जाम में, that is called as E1CB मैकेनिज्म. E1CB मैकेनिज्म काफी अभी ये है, बहुत बार इसमें एग्जाम में पूछा जाता है. इसके बारे में हम बात करेंगे एग्जाम में. हेलो, नमस्कार. बोलो बोलो. तिथे माझं लेक्चर चालू आहे, ते बाहेर आता मला. बरं, ठीक. बरं, ठीक. चालेल. ठीक है, तो ये रिलेटिवली ये E1CB मैकेनिज्म जो है ना रिलेटिवली नया है कंपेयर टू E1 E2. तो अभी हम एक एक करके बात करेंगे कि E1 मैकेनिज्म क्या होता है, E2 मैकेनिज्म क्या होता है. और मैक्सिमम चीजें आप फोकस कीजिए नाम के ऊपर. केमिस्ट्री में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नेम. तो आज पहला जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं E1 रिएक्शन मैकेनिज्म. ओके, तो देखो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, आपको एक बात तो पता समझ में आएगी होगी. वन का मतलब क्या है? वन क्या होता है? यूनिमोलिकुलर. वन मतलब यूनिमोलिकुलर और ई मतलब एलिमिनेशन. क्लियर है क्या? ओके, तो कोई एक कंपाउंड होगा जिसके ऊपर ही सारे रिएक्शन डिपेंड है. तो रिएक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली वन कंपाउंड. और इसके लिए जरूरी क्या है? ये एक कब होगा ऐसा कि इसके आता सकाळपर्यंत नाही होतं. मग मी हिच्या इथे गेलो ना, इथं सोडायला गेलो. तिथनं माझं पण घर तिथं जायचं होतं. तिने माझ्या घरात कुंकर मारली, तिला पण जातो आम्ही. ओके, तो E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी. ये तो पता चला कि ये यूनिमोलिकुलर होता है. सेकेंड, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. और ये कब होगा, कब पॉसिबिलिटी है? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशंस क्या होगी? पहली कंडीशन क्या है कि वीक बेस होना चाहिए. वीक बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी. सेकेंड, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर होना चाहिए. गॉट इट? ओके, यहाँ पे इस केस में एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन होता है. इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है. व्हाट डू मीन बीटा आपको पता है पोजीशंस के बारे में. अगर आपको नहीं पता तो बिंदास आप पूछिए, डोंट वरी. किसी को ये भी सोचने की जरूरत नहीं ना, इतना छोटा भी हमें नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको मैं किसी कंपाउंड को एक एग्जांपल लेके रिएक्शन भी समझाता हूँ और ये बीटा पोजीशन क्या है वो भी समझाता हूँ. लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. बेस्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ओके, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है. अब देखो यहाँ पे एक हमने कंपाउंड लिया, ये है कार्बन, ये कार्बन, ठीक है. ओके, इस तरफ मैं OH ले लेता हूँ. यहाँ पे OH है. अब जिस कार्बन को फंक्शन ग्रुप अटैच है ना, ओके, तो दैट पर्टिकुलर कार्बन मतलब फंक्शन ग्रुप के बाजू का पहला कार्बन इस पर अल्फा. फंक्शन ग्रुप के बाजू का पहला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है. इस पर फंक्शन ग्रुप के बाजू का सेकेंड कार्बन होता है बीटा. ओके, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, दो है, हमें कम से कम एक तो चाहिए. तो उस हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही थी. बीटा एलिमिनेशन मतलब यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा. ठीक है, और आप बोल रहे कि सर जैसे कि ये अल्फा है, उसके बाजू में ये बीटा,
तो ये क्या होगा, ये भी बीटा ही होगा, क्योंकि अल्फा के बाजू का क्या होता है, अल्फा के बाजू का पहला जो कार्बन होगा वो भी बीटा ही होता है। क्लियर हुआ क्या, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कुछ। हाँ, ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आगे इस कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे से, ये डिहाइड्रेशन कराना है मुझे, तो आई विल टेक वीक बेस या आल्सो आई कैन टेक वीक एसिड एज वेल। ओके, चलिए वीक एसिड का एग्जांपल, इस केस में OH निकालना है तो हमें एक वीक एसिड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अभी मेंशन कर देता हूँ, वीक बेस या फिर वीक एसिड। ओके, तो इस कंपाउंड को साथ में एक नॉर्मल H प्लस वाटर डाइल्यूट एसिड यूज करता हूँ, डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे, जैसे कि H प्लस OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आप एसिड बोल के आप कोई भी, क्योंकि डाइल्यूट है ना पानी में तो थोड़ा सा वीक भी मानेंगे उसको, H प्लस। तो you can take example of HCl, पानी में है तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा तो हम उसे वीक ही मानेंगे। अरे लोकेश और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसे इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए कहिए, वरना क्या होगा बाद में उसको समझेगा नहीं तो फायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ तक आया था ये रिएक्शन CH3CH CHOH, और देखो यहाँ पे जो बीटा पोजीशन आपको सेकेंड वाला बीटा दिख रहा है तो उसका भी तो हाइड्रोजन है, तो दोनों में से किसका एलिवेशन होगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम प्राइमरी चीजों पे चलते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अब एलिमिनेशन होने के लिए क्या होगा कि या तो यहाँ का O और H निकलने वाला है, यहाँ का OH और H, या तो यहाँ का निकलेगा। दो ऑप्शन है, टू पॉसिबिलिटीज। तो एक तो मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा था, ये दो OH, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करें, इनको थोड़ा कलर भी अलग दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं। या दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि हम ये H और OH जाए, तो दो पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए दोनों से कौन जाएगा एक बात का डिस्कशन है। सेकेंड, ये मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे OH दिख रहा है ना, OH के पास होते हैं लोन पेयर, अगर आपको पता हो, और किसी को नहीं पता कि लोन पेयर क्या है तो मुझे पूछिए। कोई भी चीज मैं आपको हर बार ये क्यों इंसिस्ट करता हूँ बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे की शर्म के मारे नहीं बोलते। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है लोन पेयर दो होते हैं एक्चुअली, जानबूझ का भी एक ही यहाँ पे दिखाया है ताकि आप समझ जाए। दो लोन पेयर होते हैं, किसी को नहीं पता लोन पेयर क्या होता है बोलो, अगर पता है तो अच्छी बात है। हाँ पता है कि नहीं कोई बात ही नहीं कर रहा। ये लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन द H प्लस, प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही है इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा हमेशा जो ज्यादा रिच इलेक्ट्रॉन रिच लोग होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये OH विल अटैक ऑन H प्लस, H प्लस के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये OH और ये H मिला के H2O हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलने वाला है दिस वन, कन्वर्ट इनटू, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, लेकिन पेयर भी अभी इट विल कन्वर्ट इनटू ओके। तो ये OH2 में कन्वर्ट होगा, और जब ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव, हमेशा रूल है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव।
तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, वाटर H2O, तो ये H2O क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां से इलिमिनेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया और आपको क्या मिलेगा इसके बाद, यू बी गेटिंग दिस कंपाउंड, इसका नाम है कार्बोकेटाइन, वो कार्बोकेटाइन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है रिएक्शन, एकदम मैं स्लोली समझा रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन अब अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से अब उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये किसी आजू बाजू के कार्बन से बोल के अपने लिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना चाहेगा। कैसे होगा, या तो आप इस कार्बन के बारे में सोच सकते हैं, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको मिले या इसका मिले, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ, तो 2 पॉसिबिलिटीज। अब दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या होगा देखो, या तो पहले हम ये बीच वाला जो कार्बन है ना उसका बॉन्ड जो है यहाँ पे दिलाएंगे, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जाए, देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर जा सकता है, दोनों में से किसी एक का ही जाएगा एट ए टाइम। तो अब इधर से बॉन्ड और ये कंपाउंड देखिए कैसे बनेगा, अब ये वाला बॉन्ड चला गया, ये बॉन्ड चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड बिटवीन दिस 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। सो इलिमिनेशन हो गया ना, यहाँ से क्या निकला H, ओके, और पहले क्या निकला था OH, तो वाटर निकल गया, गॉट इट, इलिमिनेशन हुआ। सेकेंड चीज क्या है इसमें, एक जो चीज कुछ भी हो सकती थी कि ये वाला H भी तो निकल सकता था, तो उस केस में जो कंपाउंड आपको बनेगा इट विल लुक लाइक दिस, पहले कार्बन पे वो डबल बॉन्ड क्या होगा, पहले कार्बन पे, देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, ओके। तो आपको एक कंपाउंड मिला जिसमें 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक कंपाउंड मिला जिसमें 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। लेकिन ये सब होते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले ये ऑक्सीजन या वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, सॉरी OH मॉलिक्यूल, उसने रिएक्ट किया, मतलब दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस सबस्ट्रेट, तो इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बने, एक बना सेकेंड पोजीशन वाला डबल बॉन्ड, एक बना फर्स्ट पोजीशन, तो इसका नाम है 1 ब्यूटीन, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। अब दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ये तो तय, बट दिस प्रोडक्ट जो 2 ब्यूटीन है ना, उसका 80% लगभग 80% प्रोडक्ट वो बनेगा, और जो 1 ब्यूटीन है वो लगभग 20% बनेगा। तो ऐसा क्यों, पहली चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, क्या आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझा, पहली चीज समझा क्या हुआ, yes, समझा ना। yes, सेकेंड मेरा क्वेश्चन है कि अगर समझा है तो ये 80% ये क्यों और 20%, ऐसा क्या हो गया कि ये 80% बन रहा है और ऐसा क्या हो गया कि 20% बन रहा है, कुछ तो होगा। तो बिकॉज 2 वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ये 2 ब्यूटीन वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो मेरा दूसरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्यों स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है तो क्यों, बिकॉज कार्बन सेकेंडरी, कार्बन सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, ये इधर भी सेकेंडरी कार्बन है ना, ये भी सेकेंडरी कार्बन, पहले केस में डबल बॉन्ड देखिए कहां पे, डबल बॉन्ड को अगर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो उनको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि स्टेबलाइजिंग पैरामीटर्स हैं, स्टेबलाइजिंग पैरामीटर्स कौन से अपने पास,
स्टेबलाइजिंग पैरामीटर्स के नाम लिख देता हूं मैं। स्टेबलाइजिंग पैरामीटर्स, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, नाम सुना है हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा है रेजोनेंस। ओके, ये स्टेबलाइजिंग पैरामीटर्स है। ओके, और भी हो सकते हैं इसके हिसाब से, रिएक्शन सॉल्वेशन है। ओके, तो सॉल्वेशन भी हम कर सकते हैं। तो इनके पैरामीटर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। तो जिस कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए, अब देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको स्टेबलाइजेशन कैसे मिलेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये डबल बॉन्ड देखिए, ये आखिरी वाला डबल बॉन्ड जो है, इसको सिर्फ एक तरफ से इफेक्ट है, एक तरफ से हेल्प है, इसको तो स्टेबिलिटी इसकी फिर कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी मतलब ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, है ना। गॉट इट। तो उसके लिए देखो, एक इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल है, दूसरा इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है। अभी मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आपको ना पता हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कब लगता है, किसका ज्यादा किसका कम, रेजोनेंस कब लगता है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो अभी बेझिझक होकर बोलिए, मैं ये चीज समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, पता है आपको ये चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पता है। कितने सारे लोग हैं, गीतांजलि, कृष्णा, नहीं पता आपको, अनीशा नहीं पता, ठीक है, सुबोध, सूरज, वैष्णवी मोरे, ओंकार जोशी, ठीक है, मैं आपको साथ में ये भी चीजें बता देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, तो ये क्या करते हैं, कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। जैसे अगर मेरे पास अभी जो एग्जांपल है ना, उसी को मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, ठीक है, आगे इस तरफ एक CH3 ना, यहाँ पे भी एक CH3, और दूसरा कंपाउंड आपके सामने क्या दिख रहा था, यहाँ पे एक CH3 था, CH2, CH और डबल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड। तो अब इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, कैसे, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड जो अंदर दिख रहा है आपको, ओके, ये डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू दिस कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कैसे करती है, कार्बन के मामले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंड्स अपॉन percentage of S character। ओके, S कैरेक्टर मतलब, अभी ये S कैरेक्टर क्या होता है नहीं पता, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए एक दूसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपके जितने बॉन्ड्स या जितने एलिमेंट इस पर्टिकुलर कंपाउंड या कार्बन के बाजू में ना, उतना उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे अपने पास देखिए, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स होते होंगे, 4 होते हैं। ओके, एक S का होता है, 3 P के होते हैं। ओके, आपको पता है कि ये sp df, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, वो भी नहीं पता। यस सर, वो होता है ना। जैसे अभी मेरे पास CH4 का कंपाउंड है, CH4 के पास 4 बॉन्ड बने हैं,
तो एक बॉन्ड बना होगा S से और बाकी के 3 बॉन्ड बने होंगे P से, क्योंकि P के पास 3 ऑर्बिटल है, इसके पास 1 ऑर्बिटल है। तो कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब 4 ऑर्बिटल में S का कितना ये है, S कितने बार है, एक बार, 4 में एक बार, तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 4 में 1, 100 में कितना, 25%, राइट। इसका मतलब जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑल सिंगल बॉन्ड। मैं आपको ट्रिक भी समझाता हूँ, sp3 कब होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 के हिसाब से आपको परसेंटेज S कैरेक्टर कितना मिल रहा है, 25%। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेंज करूं, ओके, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड जहां पे होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन की संख्या जो होती है वो होती है sp2। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड बना। जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते ना उतने बॉन्ड बढ़ते हैं। अगर एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, एक बॉन्ड बढ़ेगा, 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, 2 बॉन्ड बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा ना, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा मतलब वो कहाँ जाएगा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा या मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब इस केस में जब S और P, S का एक, P के 2, कुल मिला के 3 ऑर्बिटल है, तो S का परसेंटेज कितना हो गया, कितना हुआ, पहले 4 लोगों में डिवाइड किया था, अब कितने में, 3 लोगों में पार्टनरशिप है, तो हर किसी को कितना मिलेगा, 33%। हाँ कि ना, अरे कुछ तो बोलो। जी सर, है ना, अरे एकदम फ्रैंकली, ये ऐसा मत सोचना कि ना कॉलेज वाले लेक्चर है तो इसमें ना आप बोलेंगे तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको समझा नहीं समझा मुझे नहीं समझेगा, या मेरे सिखाने के तरीके में अगर आपको चेंज करना है तो भी बोल सकते हैं, सर आप थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए, सर ये नहीं बताइए, थोड़ा अलग बताइए, जो भी है। ओके, मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो ये तरीका समझ में आ रहा है, मतलब मैं आपको जितना हो सके उतना डीप में लेके जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ चेंज करना है तो बोलो। ओके, गॉट इट, चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट वाला जो होगा जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलो तो यहाँ पे निकालो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू की sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 ऑर्बिटल काम नहीं कर रहे, एक S का काम कर रहा है, एक P का काम कर रहा है। ओके, बस 2 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी के 2 P के 2 नहीं काम कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर परसेंटेज बताइए कितना परसेंट हो गया इसका, 50% हुआ कि नहीं, 50% S कैरेक्टर। तो S कैरेक्टर की बात आपको समझ में आ गई, S कैरेक्टर कितना है, 50% है इसके। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा S कैरेक्टर आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो उससे थोड़ा सा कम कहाँ पे दिख रहा है, डबल बॉन्ड। अभी हम जो बात कर रहे थे, जो कंपाउंड आपके सामने है ऊपर, ये डबल बॉन्ड का कंपाउंड और इसमें सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले के पास कितने होंगे, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ठीक है इसे लिख देते हैं, इसका होगा sp3, इसका कितना होगा sp2, इसका भी क्या होगा sp2, इसका कितना होगा sp3। तो इसका कैरेक्टर ज्यादा है परसेंटेज, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, इसकी पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन S कैरेक्टर, इसका ज्यादा है S कैरेक्टर ना, 33% है, ये 25% है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, यहां से भी ऐसा ही होगा। ओके, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन से मिलेगी, इधर से कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए,
तो जब इसको दो तरफ से हेल्प है, इसको एक तरफ से, कौन सी तरफ से स्टेबल होगा? तो स्टेबल डेफिनेटली ये कंपाउंड होगा। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चाहो तो साथ में लिख दो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव element to more electronegative element। क्लियर हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, और ये हर जगह पे ऐसा होता है। अब यहाँ पे तो आपको कार्बन कार्बन सेम एलिमेंट था, इसलिए आपको ये एस कैरेक्टर वगैरह देखने की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट हो तो आपको ये भी देखने की जरूरत है। आपको पीरियोडिक टेबल पता है? पीरियोडिक टेबल याद है? किसी को पता है कि नहीं? नहीं पता? ओके, तो पीरियोडिक टेबल लेते हैं, ये पीरियोडिक टेबल, या कोई भी आप इसमें से कोई भी पकड़ सकते हैं, अच्छा वाला कोई इमेज। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप ना किसी एक पीरियोडिक टेबल को, जैसे ये वाला अच्छा है थोड़ा सा, ओके। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड के जो लोग है, लेफ्ट साइड, जैसे अभी आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल बेटा, एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, अब ये लेफ्ट साइड मतलब क्या? जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, ये जो लोग है ना, लेफ्ट साइड के लोगों की पावर मतलब इलेक्ट्रोनिटी कम होती है और राइट साइड के लोगों की ज्यादा होती है। एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, इनकी ज्यादा होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो अगर कभी भी बॉन्ड में कार्बन अटैच है, कार्बन को नाइट्रोजन अटैच हो, कार्बन को ऑक्सीजन अटैच हो, कार्बन को सल्फर अटैच हो, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू फ्लोरीन जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट है कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो जो भी लेफ्ट में है उनकी पावर कम, जो भी राइट में है उनकी पावर ज्यादा। ये हमेशा ध्यान रखना, ताकि आपका कभी भी ये इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ना गलत ना जाए। और इसके ऊपर तो सारे रिएक्शंस डिपेंड है, इसलिए पीरियोडिक टेबल का पता होना हमें इंपॉर्टेंट है। भले ही हम लोग ज्यादा नहीं, हमें इतना नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट ये कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में अगर बात करनी हो तो कम से कम ये एलिमेंट तो पता होने चाहिए, तो पीला वाले एलिमेंट तो पता होना। ओके, मेक सेंस? बात समझ में आई होगी? ठीक है, चाहे तो पीरियोडिक टेबल तो आपको भी मिल जाएगा, मुझे भेजने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से अगर ये था, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है ना, दैट एक्चुअली अगेन इज एप्लीकेबल टू sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम। अभी आपको जो बताया ना sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है ना, वहीं पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब जहाँ पे बॉन्ड नहीं है ना, वहां पे भी ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो अभी सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने जो बात की कि ये sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के लिए काम करता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम होती कौन कौन है जिसमें sp2 सिस्टम होती है? एक मैं आपको नाम गिना दूं, एक तो डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन के कंपाउंड, सेकेंड जहां पे कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन जहां पे हो वहां पे sp2 सिस्टम होता है, और थर्ड जहां पे फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल्स जहाँ पे हो वहां पे sp2 होता है। देखो अभी आपको अल्कीन तो पता ही है, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अभी जो हमने एग्जाम्पल भी देखा RCH डबल बॉन्ड CHR, ये जो कंपाउंड है ना बेटा ये अल्कीन है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन एक कार्बन RCH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज हो, ये कार्बोकेटाइन है। और व्हाट डू यू मीन बाय का ये फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है RCH2, और यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये डॉट छोटा वाला डॉट, इसको हम जो बड़ा भी कर सकते हैं, कलर भी दिया जा सकता है। तो अभी दिख रहा है आपको, ये रेड कलर दिख रहा है, तो ये रेड कलर का जो डॉट है वो क्या बता रहा है कि ये फ्री रेडिकल है। ओके, तो ये तीनों सिस्टम जहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल है, पहली चीज। सेकेंड इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी, अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? ओके, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अभी कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है? देखो फंक्शनल ग्रुप या जो डिस्टिंग्विशेबल कार्बन हो उसके बाजू का पहला कार्बन अल्फा हो। ओके, जैसे यहाँ पे दिखा दे, दिस इज CH3 और यहाँ पे मान लेते कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन, देखो प्लस चार्ज है, तो उसके बाजू का पहला कार्बन क्या होता है बेटा? अल्फा, पहला कार्बन इज अल्फा। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ऑल दोज हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो बीटा कार्बन पे होते तो बीटा हाइड्रोजन होता है ना। इतना काफी आसान है समझना। केमिस्ट्री में सब कुछ नाम के हिसाब से ही होता है, नाम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या है? ये जो डबल या पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करना। कैसे करेंगे? फॉर टाइम बिंग क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा फॉर सेकेंड, और फिर क्या होगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट है कार्बन, ये रो रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए छोटे बच्चे की तरह, तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला फॉर टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन मिला, तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। उसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश होकर यहाँ पे क्या आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा। पर जो अल्फा हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया? वो रहेगा उधर ही रहेगा, बट उसके पास अब चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि उसने अपना H बॉन्ड दे दिया, तो बचा क्या उसके पास? बचा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो थोड़ी देर में क्या होगा, फिर ये बॉन्ड इसको वापस दिया जाएगा, और इसको वापस देने के बाद सेकेंड हाइड्रोजन की बारी होगी, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां से इसको वापस मिल गया, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको इस बॉन्ड पे, ये जाएगा और दूसरा आएगा, तब जाके आपको फिर नया वाला हाइड्रोजन स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ऐसा बारी बारी, मतलब क्या होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन है ना उतनी बार ये ट्रांजैक्शन होगा। तो अब इनके बीच में बॉन्ड चला गया, ठीक है। अब बॉन्ड डबल बॉन्ड तो रहेगा, और जो हाइड्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन दिया था ना वो इसको वापस मिलेगा, और ये हाइड्रोजन के क्या होगा, प्लस चार्ज। समझ आई बात? पहले जिसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको वापस मिल गए, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया फॉर टाइम बिंग। आगे क्या होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिलेगा, और नया वाला जो बॉन्ड है वो दूसरा हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर देते हैं। ओके, और जो ये वाले बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, और ये वाला बॉन्ड उधर आएगा। गॉट इट? समझ में आया? कि बारी बारी जितने भी हाइड्रोजन है ना
उतने बारी बारी अपना इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेंगे ताकि वो बॉन्ड वो कार्बन स्टेबलाइज हो जाए। तो अब आपको फाइनल इक्वेशन कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसमें ये कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको वापस बॉन्ड मिला तो ये उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो उसने अभी अभी बॉन्ड ब्रेक किया, H+। क्लियर हुआ? तो 3 बार हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस बंदे को हेल्प की। तो आखिर में क्या होगा? फिर आखिर में ये पहली वाली सिचुएशन फिर से बनेगी। ये इस तरह से इंटरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जितनी बार ये बॉन्ड उसको दिया जाएगा उतनी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो आप इस केस में बताइए, इस केस में डबल बॉन्ड के बाजू में ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है इसके पास, ये भी अल्फा है, इसके पास भी 3 है, तो 3 3 कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इधर देखिए कितने हैं, इसके बाजू में एक ही है बस, तो एक कार्बन है, इसके कितने हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप मुझे बता पाएंगे अब कौन ज्यादा स्टेबल है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला कि 6 वाला? और इसमें साथ साथ में कितने इफेक्ट लग रहे हैं? जब 2 इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, 2 प्लस इफेक्ट। और इधर देखिए, इधर कितना लगेगा? ओनली 1 प्लस है। आई मतलब इंडक्टिव, और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने इफेक्ट है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने? 1। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अभी आपके पास पूरी क्लैरिटी के साथ मैंने बता दिया कि ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये, और क्यों स्टेबल होगा वो भी आपको क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं समझा? Yes, sir. समझा ना? So this is more stable because it have 6 alpha hydrogen and 2 plus I effect, whereas this is less stable because it have only 2 alpha hydrogen and 1 plus I effect, which is not enough. Definitely is less stable than this. इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा बनेगा, ये कंपाउंड कम बनेगा। ओके, भगवान जी भी ऐसे करते, देखते कि कौन ज्यादा स्टेबल है उसी को ज्यादा बनाना। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ रखी। ये आपको नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, इसको कल जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको PDF बना के भेजा था, आपको दिया जाएगा, है ना? तो अब स्टेबिलिटी के हिसाब से समझ में आ गया कि ये ऐसा होना चाहिए। और आपको एलिमिनेशन के इसमें भी मैंने आपको दिखा दिया इधर क्लियर हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन पहला वाला E1 वाला क्लियर हुआ? Yes, sir. अब E2 वाली की बात करेंगे। E1 में हमने क्या किया था कि देयर आर वीक एसिड या वीक बेस होता है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो E2 मैकेनिज्म होगा। E2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। ओके, अच्छा, इस केस में जैसे कि वीक वाला बात चला ना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी है, अगर आपको नाम याद होगा तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट अगर याद है आपको, नाम है क्या? याद आ रही है किसी को? पिनाकोल रीअरेंजमेंट नहीं याद? नहीं है किसी को? ना? अरे किसी को भी याद होगा? कृष्णा, सूरज, वैष्णवी मोरे, पिनाकोल रीअरेंजमेंट याद है? नहीं याद है? चलिए ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं करा देता। तो अभी हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट थ्रू इलिमिनेशन जो होता है ना उसके बारे में बात करेंगे, कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। ओके,
कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और साथ साथ में आपको ये भी अभी जो मैंने बताया था, ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकॉन्जुगेशन भी अंदर काम में आएगा। उसके बाद हम अभी देखते कितना टाइम बचा है उसके हिसाब से, फिर E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म के बाद में फिर E1CP मैकेनिज्म ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर करने का। ओके,